अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। आपने जस्टिस बंदयाल का बनाया हुआ 9 रुकनी बेंच जो था उसका देख लिया हाल आज जिस तरह से समाअत हुई, और काजी फाइज़ और सरदार तारिक साहब जो हैं वो छोड़ के चले गए, और फिर बाद में वो जो 9 रुकनी था वो 7 रुकनी बेंच बन गया। ये सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ही होता है। अब बात ये है कि लंबी चौड़ी तमहीद से हट के मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि उधर एक दिन पहले जब लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ हसन जाके चीफ जस्टिस साहब से मिले थे, और जब जस्टिस ख्वाजा साहब जो हैं जवाद अस ख्वाजा, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है सिविलियंस का इस पर, तो आपने देखा कि 2 दिन के अंदर अंदर एक डिप्लोमेसी हुई वज़ीर आज़म हाउस में और प्रेसिडेंसी में, और उसमें मिलिट्री भी इन्वॉल्व थी, इस्टेब्लिशमेंट भी, और जस्टिस काजी फाइज़ का वो लेटर 3 महीने पहले निकाल दिया गया उनकी नॉमिनेशन का एज ए चीफ जस्टिस, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। ये बेसिकली उस डिप्लोमेसी का जवाब था जो एतजाज़ हसन और जनाब लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बिहाफ पे चीफ जस्टिस साहब के साथ कर रहे थे, और वो पीटीआई के न सिर्फ वर्कर्स बल्कि चीफ जस्टिस के ज़रिए पीटीआई के जो इमरान खान साहब हैं जो सरबराह हैं उनको एक रिलीफ दिलवाने की कोशिश की जा रही थी ताकि उनका केस मिलिट्री कोर्ट में ना चले। अब ये टसल बिल्कुल आमने सामने आ गई है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब हैं जो कि अपने आखिरी 2 महीनों में भी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए ये फ़ैसले जो हैं पीटीआई के हक़ में करके जाना चाहते हैं, और इमरान खान की लास्ट लाइफलाइन उमरता बंदयाल है इस वक्त अभी तक सिस्टम के अंदर। और दूसरी तरफ फैसला किया जा चुका है कि इमरान खान साहब को माइनस करना है, उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में केस चलाया जाना है। उन्होंने आर्मी के ऊपर अटैक को प्लान किया था, लिहाजा उनके लिए कोई माफ़ी नहीं। अब ये 2 सीधी सीधी बातें, एक तरफ अदालती और इंसाफ का अदारा खड़ा है और दूसरी तरफ मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म भी हैं और उनके साथ इस वक्त ऐवान सदर भी है जो पहले चिट्ठियां रोक देता था। अब उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, क्योंकि पीछे से वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी ना कोई पॉलिटिकल डंडा था, वो पीछे से भाई दूसरा बड़ा डंडा था। तो अब इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो आमने सामने हैं। एक बंदा जो है वो इमरान खान को फ्राई करना चाहता है और दूसरा इमरान खान को बचाना चाहता है। उसमें ये को एक्टर्स हैं या मावन अदाकार हैं, खोसा साहब, एतजाज़ हसन, या फेडरल गवर्नमेंट दूसरी तरफ की मावन अदाकार है, या ये जो बेसिकली सदर साहब ने रोल प्ले किया। अब अगर देखा जाए तो मिलिट्री कोर्ट्स में तो इमरान खान साहब के ज़माने में भी सिविलियंस पर मुकदमे चले थे। ये 65 का एक कानून है, उसके बाद ये कानून उस वक्त भी मौजूद, इसमें कोई अमेंडमेंट भी हुई थी 90s में, और फिर ये कानून इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में भी था। ये कानून जो है वो जस्टिस जवाद अस ख्वाजा के ज़माने में भी था, जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में भी था, और अब भी है। तो अब अगर इस कानून का इतलाक़ इमरान खान पर और उनकी पार्टी पर होने जा रहा है, और उसमें कुछ जर्नैलों की लड़कियां और बेटियां भी शामिल हैं और कुछ हमारी एलीट के बच्चे भी शामिल हैं, तो बहुत सारे लोग मुतहर्रिक हो गए। जब गरीब आदमी का एक मिलिट्री ट्रायल हो रहा था मिलिट्री कोर्ट में, उस वक्त तो किसी को फिक्र नहीं थी। खैर, ये इस तरह के आर्गूमेंट दोनों तरफ हैं। अब सवाल ये है कि क्या बंदयाल साहब, सीधी सी बात है, क्या बंदयाल साहब जो हैं वो बचा पाएंगे इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के शिकंजे से? और अगर एक रेड लाइन क्रॉस कर दी जो कि एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई के बाद ड्रा की हुई है, तो बंदयाल साहब का बंदोबस्त इस तरह से किया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो उनका प्लान है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, कि जनाब बंदयाल साहब को रात गए या किसी वक्त घेर लिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जनाब इस वक्त आप 2 महीने आपके रहते हैं, आप प्री मैच्योर एक रिटायरमेंट की दरख्वास्त दें और आप यहाँ से चलते बने,
ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، آپ کی فیملی کے ساتھ برا ہوگا، آپ جانیں گے اور ہم جانیں گے۔ اب بندیال صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی ایک ڈپلومیسی کرتے رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کی خواہش کے باوجود، بہت سارے وکلاء کی خواہش کے باوجود، پی ٹی آئی کی خواہش کے باوجود انہوں نے الیکشن پہ وہ سٹینڈ نہیں لیا جو وہ 90 دن کرتے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو توہین عدالت کے کسی مقدمے میں نہیں بلایا، وہ ایک درمیانی راستہ تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس دفعہ بات بالکل سیدھی آ گئی ہے، آمنے سامنے۔ اب وہ درمیانی راستہ تلاش کریں گے یا کہیں گے کہ میں لمبی ڈیٹ دے دیتا ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اتنے میں میں ریٹائر ہو جاؤں گا، یا وہ پریمیچور ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، یا وہ جو بھی کرتے ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے اس پٹیشن کے اوپر، اسی طرح جیسے الیکشن کمیشن کے کیس میں نہیں کر پائے، ڈیٹ کے اوپر نہیں کر پائے۔ اب تک وہ جس طرح سے ایک ان کی منافقانہ عدالتی نظام ان کا چلتا ہے وہ چلتا رہے گا، اور اسی دوران وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اگر وہ کوئی بہادری دکھاتے ہیں تو پھر ان کی پریمیچور جو ہے ریٹائرمنٹ، اس کا پلان 100% موجود ہے، اس میں سے ان کو چھٹی ملنے والی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ لوگ فرمڈ ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ جن لوگوں نے سویلین املاک کے اوپر حملہ کیا ان کے اوپر دہشت گردی کی عدالتوں میں کیس چلے گا، جو لوگ جی ایچ کیو کے اندر نہیں گئے، جو لوگ جناح ہاؤس کے اندر نہیں گئے، ان کے اوپر سول عدالتوں میں مقدمہ چلے گا، لیکن جو ملٹری تنصیبات کے اندر گئے ہیں وہ ان سب کے اوپر ملٹری ٹرائل ہوگا۔ اس کو کیسے بندیال صاحب شیلڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بندیال صاحب کو یا تو اس معاملے کو لنگر آن کرنا پڑے گا یا پھر گھر جانا پڑے گا، ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے ان کو دوسرا راستہ، درمیانی راستہ کسی نے ان کو بنانے کے لیے کوئی مہلت دینی ہے۔ ان کے پاس 2 مہینے ہیں، اور وہ 2 مہینے وہ 1 ہفتے میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں اور 2 مہینے پورے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اسی صورت میں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعاون کریں گے، ورنہ ان کے سامنے یہ جو انسانی حقوق کی باتیں ہیں اور یہ قوانین کی باتیں ہیں اور یہ جو سماعتیں ہیں اور یہ جو تاریخیں ہیں، یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ آپ دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔